हेलो दोस्तों, डर की रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिस पर मेरी कई वीडियोस आएंगी जो कि सर्च एंड रेस्क्यू पर ही है। यह कहानी 1990 के दशक की है, जब योसेमाइट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट रेंजर जॉन कार्टर अपने करियर की सबसे अजीब और भयावह घटना का सामना करता है। जॉन एक अनुभवी रेंजर था जिसने 15 साल तक जंगलों में गश्त की थी। उसे योसेमाइट के हर कोने की जानकारी थी, हर ट्रेल, हर नदी, हर पहाड़। लेकिन 1996 की सर्दियों में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। यह कहानी उसकी डायरी, सहकर्मियों के बयानों और बाद में मिसिंग 411 जांच में जुड़े दस्तावेजों पर आधारित है। दिसंबर 1996 में योसेमाइट में भारी बर्फबारी हो रही थी। जॉन को एक रूटीन मिशन पर भेजा गया, एक लापता हाइकर की तलाश जो टूलमैन मीडोज के पास से गायब हो गया था। हाइकर का नाम सारा एलन था, एक 28 साल की महिला जो अकेले ट्रैकिंग कर रही थी। उसकी आखिरी लोकेशन एक रेडियो कॉल पे मिली थी जिसमें उसने कहा था, मुझे कुछ दिख रहा है, यह अजीब है। इसके बाद उसका संपर्क टूट गया। जॉन ने अपने साथी रेंजर माइक हार्वर्ड के साथ उस इलाके की ओर रुख किया। बर्फबारी के कारण गश्त मुश्किल थी, लेकिन जॉन का अनुभव काम आया। पहले दिन उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय सारा के टेंट के, जो आधा फटा हुआ था। टेंट के पास कोई भी पदचिन्ह नहीं थे, मतलब कि कोई भी पैरों के निशान नहीं थे, जो अपने आप में अजीब था क्योंकि ताज़ा बर्फ में कोई निशान न होना असंभव था। जॉन ने अपनी डायरी में लिखा कि यह ऐसा लग रहा था जैसे उसे हवा में उठा लिया गया हो। अगले दिन जॉन और माइक ने खोज का दायरा बढ़ाया। दोपहर के आसपास जॉन को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कि कुछ सड़े हुए मांस जैसी बदबू आ रही थी। लेकिन हवा में ठंड के कारण यह समझ नहीं आया कि यह कहां से आ रही थी। तभी माइक ने कुछ देखा कि एक पेड़ पर खरोच के निशान, जो किसी जानवर के नहीं लगते थे। निशान करीब 10 फीट की ऊंचाई पर थे, जो भालू या किसी पहचाने गए जानवर के लिए असामान्य थे। शाम ढलते ढलते जॉन को दूर से एक धुंधली आकृति दिखाई दी। उसने माइक की ओर इशारा किया, लेकिन जब तक माइक उस ओर देखता वो गायब हो चुकी थी। जॉन ने इसे थकान का भ्रम समझा, लेकिन उस रात उनके रेडियो में अजीब संदेश बार बार शुरू हुए। आवाज़ टूटी फूटी थी, लेकिन बार बार एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, दूर रहो। लेकिन जॉन को लगा कि ये कुछ और था। खैर, तीसरे दिन जॉन ने अकेले एक अलग ट्रेल की जांच करने का फैसला किया, जबकि माइक बेस कैंप से संपर्क बनाए रखता था। वह एक गहरी घाटी में उतरा जहां बर्फ कम थी, लेकिन पेड़ों की छाया ने इलाके को अंधेरा बना रखा था। वहां उसे एक गुफा मिली जिसके बाहर कुछ कपड़ों के टुकड़े बिखरे थे। वे सारा के जैकेट से मेल खाते थे। गुफा में जाने से पहले जॉन ने रेडियो पर माइक को सूचना दी, लेकिन जवाब में सिर्फ शोर सुनाई दिया। गुफा में कदम रखते ही जॉन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो बाहर की हवा से अलग थी। अंदर उसे कुछ जानवरों की हड्डियां मिली, कुछ ऐसी भी हड्डियां जो इंसानों की भी हो सकती थी। गुफा की दीवार पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने पत्थर से लिखने की कोशिश की हो। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ आई, किसी भाषा में नहीं, बल्कि एक डरावनी आवाज़। जैसे ही जॉन भागा, वो बाहर निकलते ही बेहोश हो गया। लेकिन जब जॉन को होश आया तो वह गुफा के 1 मील दूर एक खुले मैदान में था। उसका रेडियो गायब था। माइक और बचाव की टीम उसे ढूंढने आई, लेकिन जॉन कुछ घंटों के लिए लापता हो गया था और उसे यह याद नहीं था कि वह गुफा से मैदान तक कैसे पहुंचा। सारा का कोई भी सुराग नहीं मिला और गुफा में बाद में गए रेंजर्स को वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला, ना ही हड्डियां, ना ही निशान मिले। जॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उसे यकीन है कि जंगल में कुछ ऐसा था जो ना तो इंसान था और ना ही कोई जानवर। उसने इसे योसेमाइट का भूत कहा। उस घटना के बाद जॉन ने नौकरी छोड़ दी और एक छोटे शहर में चला गया। उसकी डायरी बाद में उसके परिवार ने मिसिंग 411 के जांचकर्ताओं को सौंपी, जो इस मामले को अनसुलझा मानते हैं। मेरा नाम जॉनथन बेकर है। मैं 38 साल का हूँ और पिछले 12 साल से येलोस्टोन नेशनल पार्क में
फॉरेस्ट रेंजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। येलोस्टोन अमेरिका का वो जंगल जो अपनी गर्म पानी की झीलों, जंगली भालुओं और अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। 2.2 मिलियन एकड़ में यह फैला जंगल इतना विशाल है कि यहाँ कुछ भी छिप सकता है। मैंने अपने करियर में कई मुश्किल हालात देखे, भटकते हुए हाइकर्स, भालू के हमले, जंगल की आग, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ जून 2018 में हुआ। वो एक आम दिन था। दोपहर के 3 बजे एक कॉल आई। एक हाइकर माइकल रीड, 32 साल का, जंगल के उत्तरी हिस्से में गायब हो गया था। उसकी पत्नी ने बताया कि वो सुबह 8 बजे एक छोटी हाइकिंग के लिए निकला था, लेकिन दोपहर तक नहीं लौटा। उसका फ़ोन बंद था। मैंने अपनी गियर तैयार की, टॉर्च, रेडियो और थर्मल कैमरा और एक रिवॉल्वर। मेरे साथी रेंजर केट मेरे साथ थी। हमने सूरज ढलने से पहले सर्च शुरू करने का फैसला किया। शाम 5 बजे हम उस ट्रेल पर पहुंचे जहां माइकल को आखिरी बार देखा गया था। जंगल में सन्नाटा था, न पक्षियों की चहचहाट, न हवा की आवाज़। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि येलोस्टोन हमेशा जीवंत रहता है। हमने माइकल का नाम पुकारा, माइकल, माइकल रीड, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? माइकल। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। करीब 1 घंटे बाद हमें एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उसमें माइकल की आखिरी तस्वीर थी। वो एक पेड़ के पास खड़ा था और पीछे कुछ धुंधला सा दिख रहा था। मैंने जूम करके देखा। वो एक लंबी पतली आकृति थी, लेकिन साफ नहीं थी। हम आगे बढ़े और रात भी होने लगी थी और टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयाँ डरावनी लग रही थी। तभी हमें एक पुरानी गुफा दिखी। अंदर जाने का रास्ता बहुत ही छोटा था, लेकिन अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने थर्मल कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर एक गर्मी का स्रोत दिखा, जैसे कि कुछ हिल रहा था। मैंने सोचा शायद माइकल है। हम गुफा में दाखिल हुए। अंदर काफ़ी अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी धातु की बदबू आ रही हो। मैंने टॉर्च ऊपर की, ऊपर देखा, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। गुफा की दीवार पर माइकल लटका हुआ था, बेहोश, और उसके चारों तरफ 3 आकृतियाँ थीं। वो इंसान नहीं थे। वो लंबे थे, करीब 7 फीट के, और उनकी त्वचा चमक रही थी जैसे कोई धातु हो। उनकी आंखें बड़ी और काली और बिना पलकों की थी। उनके हाथों में अजीब औजार थे जो नीली रोशनी छोड़ रहे थे। केट जोर से चीखी। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और चिल्लाया, उसे छोड़ दो। वो एक साथ हमारी तरफ मुड़े। उनकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली और मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, हमारा काम पूरा हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब होश आया तो मैं गुफा के बाहर था और केट मेरे पास बैठी रो रही थी। माइकल गायब था। हमने रेडियो से मदद मांगी, लेकिन सिग्नल नहीं मिला। मैंने गुफा में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन अब वो खाली थी। ना माइकल, ना वो प्राणी। सिर्फ दीवार पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने आग से कुछ लिखा हो। केट बोली, वो एलियन थे। हमें ये किसी को बताना होगा, लेकिन मुझे डर था कि कौन यकीन करेगा। हम स्टेशन लौटे और रिपोर्ट दी। अगले दिन सर्च टीम ने माइकल को 5 मील दूर एक पेड़ के नीचे पाया, जिंदा, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। उसने कहा, मुझे सिर्फ रोशनी याद है। उसकी बाँह पर कुछ अजीब निशान थे, गोल, जैसे किसी ने सुई चुभाई हो। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, लेकिन मुझे पता था कि वो सामान्य नहीं था। मैंने बाद में एक पुराने रेंजर से बात की जिसने 30 साल येलोस्टोन में बिताए थे। उसने बताया कि ये नई बात नहीं है। 1980 में भी एक रेंजर ने ऐसी आकृतियाँ देखी थी। लोग कहते हैं ये जंगल हमारा नहीं है, कुछ और भी यहाँ रहता है, एलियन, आत्माएं, या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। उसने मुझे एक पुरानी डायरी दिखाई जिसमें लिखा था, वो हमें देखते हैं, वो हमें चुनते हैं। माइकल की घटना को हाइपोथार्मिया का मामला कहकर दबा दिया गया, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने क्या देखा। उन प्राणियों की आंखें, वो रोशनी, वो आवाज़, ये सब मेरे दिमाग में बसा है। उसके बाद मैंने रेंजर की नौकरी छोड़ दी। अब मैं शहर में रहता हूँ।